हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, जिसमें पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम लोग ले रहे हैं ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली पे बेसिकली हम लोग दो वीडियोस में बात करने वाले हैं। इस वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम कुछ पीवाईक्यू लेंगे और बचा हुआ पोर्शन हम लोग पार्ट 2 में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग निकोजेंस भी बोलते हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP3 यानी कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसमें होता है। ये इसके एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनके एटॉमिक नंबर्स नाइट्रोजन का 7 और उसके बाद की ट्रिक आपको पता है। नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट के लिए 8 ऐड करते हैं, उसके बाद में 18 ऐड करते हैं, उसके बाद में वापस 18 ऐड करेंगे, वापस 32 ऐड करेंगे, तो लास्ट वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, नाइट्रोजन में डी ब्लॉक है ही, डी ऑर्बिटल है ही नहीं। फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल है लेकिन वैकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आर्सेनिक में आया है, फिर एंटीमनी में, और एफ इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट जो एलिमेंट है बिस्मथ, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। इनकी हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल है, आर्सेनिक और जो एंटीमनी है वो मेटलॉइड्स हैं, और जो बिस्मथ है वो मेटल है। नाइट्रोजन अकेला ऐसे एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस ग्रुप में, बाकी सभी सॉलिड्स होते हैं। तो हमने ये देखा कि मेटेलिक कैरेक्टर किस तरफ बढ़ा, ऊपर से नीचे आते हैं। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन वो आपका नॉन मेटल है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है बिस्मिथ वो आपका मेटल है। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी में देखते हैं कि इस जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3, इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 16 ग्रुप से ज्यादा हो गई है ना, 16 ग्रुप के एलिमेंट से, जबकि होनी चाहिए थी 16 ग्रुप के एलिमेंट से कम। यानी कि आप यदि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बनाएंगे तो ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, जिसमें ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर नाइट्रोजन की, और सबसे कम कार्बन की, है ना, एज पर पेरियोडिक टेबल ट्रेंड, जो नॉर्मल ट्रेंड है वो उसके हिसाब से। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या है ये देखिए, एक्चुअल ऑर्डर में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो गई और कार्बन से भी ज्यादा हो गई। इसका रीजन है क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3 वो हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ओके, तो नाइट्रोजन से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट। देखो नाइट्रोजन इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं नाइट्रोजन को, रिएक्शन जनरली ये करता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करता? उसका रीजन ये है क्योंकि नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसमें दो नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा हाई होती है। यानी कि दोनों नाइट्रोजन एटम्स को अलग करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तीन बॉन्ड को तोड़ना इतना इजी नहीं है ना, इसलिए नाइट्रोजन काफी कम रिएक्शन करता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी हाई है, इसलिए ये इनर्ट है और ये इनएक्टिव है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। अब नाइट्रोजन देखो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, इसका एनोमलस बिहेवियर होता है, यानी कि बहुत सारी इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बाकी जो एलिमेंट है इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट वो नहीं दिखाते हैं। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इसी ग्रुप में नहीं है, पी ब्लॉक के हर ग्रुप में यही कॉन्सेप्ट है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे 13 ग्रुप में बोरॉन हुआ, 14 ग्रुप में कार्बन हुआ, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं सारे के सारे, है ना, ठीक है। तो ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं ये यानी कि हर पी ब्लॉक के ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ये अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से सिमिलरिटी नहीं रखते हैं प्रॉपर्टीज में। इसका मतलब ये हुआ बोरोन की प्रॉपर्टीज बाकी जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम इनसे डिफरेंट है। कार्बन की प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। ऑक्सीजन में भी ऐसा ही है और फ्लोरीन के केस में भी ऐसा ही है। इसका मतलब पूरा जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। इसका रीजन क्या है सुन लो, स्मॉल साइज होती है इनकी, काफी ज्यादा स्मॉल साइज होती है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, देखो सेकंड पीरियड है, इसका मतलब इनमें 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2d तो आप जानते हो होता नहीं है, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है इनमें, ठीक है, यानी कि डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। हाई
इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है इनकी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, तो इनकी सबसे ज्यादा होती है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इनकी साइज सबसे छोटी होती है। तो ये चार बेसिकली ये करेक्टर हैं जिनकी वजह से सेकेंड पीरियड के हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप में बाकी एलिमेंट से मिलती नहीं है। ठीक है, यस। अब ऐसे ही नाइट्रोजन का हाल है भाई, नाइट्रोजन की भी जो प्रॉपर्टी है वो इसके जो बाकी एलिमेंट है, कौन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सबसे, आर्सेनिक, इन सबसे मिलती नहीं है। तो नाइट्रोजन में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एनोमलस बिहेवियर पे। ये क्वेश्चन नीट 2001 का आपके सामने है। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, भाई नाइट्रोजन तो N2 बनाता है, लेकिन फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4, यानी कि फॉस्फोरस P4 बना रहा है, फॉस्फोरस P2 नहीं बनाता है। क्यों? क्यों भाई फॉस्फोरस P2 क्यों नहीं बनाता? नाइट्रोजन N2 बनाता है ना, लेकिन फॉस्फोरस को बेचारे को P4 बनाना पड़ता है, P2 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है। साइज छोटी होने की वजह से नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड बनता है दो नाइट्रोजन एटम के बीच में, पी पाई बॉन्ड, वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन के दो एटम मिलकर के दो पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिससे N2 का मॉलिक्यूल बनता है। बात आपको समझ में आई? तो सारी कहानी कहां से शुरू हुई? साइज छोटी होने की वजह से इसका जो पाई बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। ठीक है, साइज बड़ी होने की वजह से फॉस्फोरस के बीच में जो पी पाई बॉन्ड बनता है, या यो कहें दो फॉस्फोरस के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है, वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती है। इसलिए फॉस्फोरस के जो एटम है वो चार एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होकर के P4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है ना। और नाइट्रोजन के दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बनता है, दो पाई बॉन्ड बनते हैं, जिससे एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और वो N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन। यही रीजन है कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो फॉस्फोरस है वो बेचारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन ये आएगा, बिकॉज nitrogen forms N2 but phosphorus is converted into P4 from P. The reason is, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो पी पाई बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन में स्ट्रॉन्ग है। ये लो, पी पाई बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके। तो ये इसका रीजन है। यस, चलते हैं आगे। इसी के साथ देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ये एक और है कि कैटेनेशन टेंडेंसी होती है वो फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। एक्चुअल में हमने जो 14th ग्रुप देखा था उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट था कार्बन, है ना, कार्बन की जो कैटेनेशन टेंडेंसी थी वो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नाइट्रोजन की कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है? उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? कैटेनेशन टेंडेंसी के लिए एलिमेंट के एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ रेस्पॉन्सिबल होती है। सिंगल बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कैटेनेशन टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, उसमें श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन की जो टेंडेंसी है वो। ठीक है, अब नाइट्रोजन का दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो लेस स्टेबल है, किससे? आपके दो फॉस्फोरस एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उससे, यानी कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके फॉस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, दो नाइट्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है? कम है, इसलिए नाइट्रोजन की कैटेनेशन टेंडेंसी फॉस्फोरस से कम हो गई। इतनी बात हुई। इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है इसकी साइज छोटी होने की वजह से। देखो नाइट्रोजन के जितने भी क्वेश्चन है सारी बात कहाँ आकर के टिकेगी? या तो इसकी साइज छोटी है, या इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, या इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, या इसका इलेक्ट्रॉन जो निगेटिविटी है वो ज्यादा है, बस यही आके टिकेगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन में हमने देखा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इसका जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है, किससे? फॉस्फोरस से। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन की साइज बहुत छोटी साइज होने की वजह से ये जो देखो बॉन्ड बन गया दो नाइट्रोजन के एटम के बीच में। अब इसकी जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? H2P3, 2H2P3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर। इनके बीच में देखो डिस्टेंस काफी कम है, इसलिए यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है? ज्यादा है। फॉस्फोरस में देखो क्या हुआ, बड़ा एटम है, साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने की वजह से क्या हुआ, ये देखो दो फॉस्फोरस के बीच में है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में देखो डिस्टेंस ज्यादा है, साइज बड़ी होने की वजह से, है ना,
इसलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों फास्फोरस एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए फास्फोरस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है। नाइट्रोजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो हो जाता है कमजोर, वीक हो जाता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसीलिए नाइट्रोजन की कैटेनेशन टेंडेंसी फास्फोरस से कम होती है। फिर वापस आ गया कि इसमें से नोट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है नाइट्रोजन के लिए। नोट करेक्ट कौन सा है अभी देखते हैं। नाइट्रोजन के लिए नोट करेक्ट है, इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज वेरी हाई। भाई है हाई, उसमें क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन का ही नंबर आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, नहीं भाई डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और जो डी ऑर्बिटल कैसे नहीं है भाई, कहां से आएंगे डी ऑर्बिटल? बेचारे में 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 2d थोड़ी ना होता है ना, इसलिए इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। एक और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? ठीक है, तो इन्होंने देखो पेंटा जो हैलाइड वाले कंपाउंड है वो दिए हुए हैं, नाइट्रोजन का भी NCl5 है, SbCl5 है, AsF5 है, PF5 है, सब दिया हुआ है। इसमें जो नाइट्रोजन का NCl5 है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता उसका रीजन देख लो। इसमें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है, किसमें? NCl5 में। अब भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होते। इसका मतलब क्यों नहीं होते देख लो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2s2 2p3, यानी कि एक 2s ऑर्बिटल होता है और 3 2p ऑर्बिटल होते हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए वैलेंस शेल में? 4। इसका मतलब टोटल 4 ही बॉन्ड बना सकता है ये। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल ही 4 है भाई, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल तो लगेगा ना, तो 4 ऑर्बिटल है, इसका मतलब मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके अलावा 5वां बॉन्ड नाइट्रोजन कभी नहीं बना सकता है, इसलिए NCl5 बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 है। 4 है, क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल ही है वैलेंस शेल में, और 4 बॉन्ड बनाता है। उसका एग्जांपल देख लो, NH4+, NH4+ में कितने बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन? 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि इसी 15th ग्रुप के बाकी एलिमेंट को देखें, जैसे आर्सेनिक को देखें, फास्फोरस को देखें, Sb यानी कि एंटीमनी को देखें, तो ये सब 5 या इससे ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे फास्फोरस का एग्जांपल लें, ये देखो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p3। ठीक है, अब 3 है तो इसमें 3d भी खाली है। ओके, इसलिए इसमें 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस में 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3d इसमें देखो खाली होता है, ये खाली है, लेकिन है तो सही, इसलिए फास्फोरस इन डी ऑर्बिटल्स को यूज लेकर के 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 6 होती है फास्फोरस की। ठीक है ना, तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है। एग्जांपल है आपका PF6-, इसमें फास्फोरस 6 बॉन्ड बना रखा है, और खाली डी ऑर्बिटल को भी बॉन्ड बनाने में यूज लेता है। आपको समझ में आया NCl5 क्यों स्टेबल नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, उसके वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल हैं, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। जूनियर केमिस्ट PhD में भी ये 2011 में सेम क्वेश्चन आया कि PCl5 तो एग्जिस्ट, यानी कि ये विद्यमान है, PCl5 एग्जिस्ट, बट NCl5 डज नॉट, NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता। रीजन क्या है? रीजन अभी हमने देखा है क्या, कि भाई नाइट्रोजन एटम हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए NCl5 नहीं होता है और PCl5 होता है। 5 बॉन्ड बन सकते हैं फास्फोरस के, नाइट्रोजन के नहीं बन सकते। वापस यही क्वेश्चन आ गया नीट 2002 में, इन केस ऑफ नाइट्रोजन NCl3 इज पॉसिबल, यानी कि नाइट्रोजन का देखो NCl3 तो है वो पॉसिबल है, लेकिन NCl5 पॉसिबल नहीं है। इधर पी का फास्फोरस का PCl3 भी पॉसिबल है और PCl5 दोनों पॉसिबल है। उसका रीजन यही है, फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग उसकी 5 बॉन्ड वो बना सकता है उनको यूज लेते हुए, नाइट्रोजन में बेचारे में नहीं होते, तो कहां से बनाएगा? ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा ये नंबर 1 की अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन पी, फास्फोरस में तो है बट नॉट इन N, नाइट्रोजन में नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन का NCl5 नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन NCERT में एक तरह से और लिखा हुआ है कि फास्फोरस का ये जो R3 P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला कंपाउंड बन सकता है, जिसमें फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है, 3 तो अल्काइल ग्रुप के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का ये कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये नहीं होता है। इसका रीजन आप ये भी बोल सकते हैं कि
इसका इसका भी रीजन वही है क्या कि भाई नाइट्रोजन में क्या होता है, दो जो जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अनअवेलेबल होते हैं, इसलिए इसमें भी देखो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हैं। कैसे? नाइट्रोजन 3 तो आर के साथ दिखा रखा है, R3 है ना, और 2 ऑक्सीजन के साथ, तो कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड हो गए। भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं इसमें, है ना, एक तो S और 3p, 2s2 और सॉरी हाँ 2s2 और 3p 2p3, ठीक है, 2s2 2p3, केवल 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी में तो 3 होते हैं, एस में एक, 4 ऑर्बिटल, 4 बॉन्ड मैक्सिमम, इसलिए ये वाला कंपाउंड नहीं होता है जो मैंने बताया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। केमिस्ट 2011 में ये क्वेश्चन आया है कि भी फोस्फोरस है ना, स्लो कंबशन होता है इसका, एंड ग्लोज इन डार्क, यानी कि आप अंधेरे में रख देंगे ना तो ग्लो करेगा फोस्फोरस, ठीक है, और धीरे धीरे कंबशन होता है इसका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको केमिलुमिनेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताना जरा? केमिलुमिनेसेंस, ओके, यस। अब बात करते हैं 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखो भाई मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? इसमें NS2 NP3 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसलिए इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 5, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से दूसरी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी मोस्ट फेमस हो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आप जानते हो जो लोअर जो ग्रुप ऑक्सीडेशन यानी कि जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 कर देते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसकी स्टेबिलिटी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बढ़ती चली जाती है डाउन द ग्रुप। ये देखो डाउन द ग्रुप हम लोग आएंगे नाइट्रोजन से कहां तक? बिस्मथ तक। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, यानी कि आपका जो Bi है, Bi की जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी Bi की थर्ड से कम है, और थर्ड की बढ़ती चली जाएगी, यानी कि Bi में थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, किससे? आपकी +5 से, ठीक है। और एस बी में आपका 5 ज्यादा स्टेबल है आपकी थर्ड से। ये देखो एस बी में फिफ्थ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, किससे? थर्ड से। ये तो बात है एकदम क्लियर, ये बात हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं, सेम इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, ठीक है। बात ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि Bi5 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ठीक है। तो उसका रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि Bi की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए Bi क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, Bi+5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और Bi3+ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब Bi+5 का क्या हुआ, खुद का रिडक्शन हो गया। खुद का रिडक्शन हो गया तो दूसरे को इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये हो गई ना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये दूसरे में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके खुद ले लेता है और Bi3+ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी जो Bi3+ ऑक्सीडेशन है स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए Bi+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नाइट्रोजन -3 से लेकर के +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है इंक्लूडिंग 0। ये देखो NH3 में -3, इसमें -2, NH हाइड्रोक्सिलेमिन में -1, N3H हाइड्रोजोइक एसिड में 1/3 -1/3, N2 में 0, N2O में +1, NO में +2, N2O3 में +3, NO2 में +4, N2O5 में +5, ठीक है। तो एक चीज तो आप यहाँ ये ध्यान रखना कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ ले लेते हैं, यस। एक चीज तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जब नाइट्रोजन कंबाइन होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस में किसकी, नाइट्रोजन की। इसके अलावा नाइट्रोजन किसी से भी कंबाइन हो, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। बात आपको समझ में आ गई। इसीलिए यहाँ ये शुरू के 4 एग्जाम्पल देखो, इनमें नाइट्रोजन किससे कंबाइन हो रखा है, हाइड्रोजन से कंबाइन हो रखा है नाइट्रोजन, ठीक है। इसलिए इस पे नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है भाई, नाइट्रोजन पे है आप, नाइट्रोजन पे आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है जब ये हाइड्रोजन से कंबाइन हो रखा है, N2 में तो 0 होगा ही होगा। ऑक्सीजन के साथ ये जब भी कंबाइन हो रखा है, इन लास्ट के 5 एग्जाम्पल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो प्लस में है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ओके। अब क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2018 में, इसमें कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, इन्होंने कहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट का नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये कंपाउंड यहाँ पर दिए हुए हैं, NO3 माइनस में देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है, ठीक है। NO में कितनी है, +2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है ना, तो नाइट्रोजन पे +2 चार्ज अपने आप ही आएगा। N2 में 0 है, और NH4+ की स्ट्रक्चर देखो क्या होती है, NH3 जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है H+ को, है ना, ठीक है। तो बेसिकली इसमें NH3 है कंपाउंड, तो NH3 में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, वो है आपकी
-3, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में NO3 माइनस की सबसे ज्यादा है। अब NO3 माइनस आप देखेंगे सर NO3 माइनस कहाँ बता रहे हो, तो इसमें देखो एक HNO3 दिया हुआ है, HNO3 में नाइट्रोजन का NO3 माइनस आयन है ना। तो इसमें क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का तो कोई रोल नहीं है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए NO3 हमने यहां से लिया हुआ है। तो इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये हो गया, HNO3 में कितना हो गया +5 है ना, और इसमें आपके NH4Cl में NH4 है, NH4 प्लस हमने यहां से लिया है NH4Cl से, इसमें आपका -3 आएगा, तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन जो 1 है ये सही होगा। देख लो जरा, HNO3 में आपका हो गया +5, NO में हो गया +2, N2 में हो गया 0 और NH4 में हो गया -3, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन की इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑक्सीजन का आपको कितना लेना है, -2 चार्ज लेना है, और फिर नाइट्रोजन की बता दो। अब देखो एनओ में देखो एक ऑक्सीजन है, उसका -2 होगा, तो नाइट्रोजन का कितना हुआ +2। N2O में एक 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन का 2 माइनस 2 नाइट्रोजन पे डिवाइड हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की +1 आ गई। NO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो -4 है ऑक्सीजन का चार्ज, अब नाइट्रोजन अकेला है बेचारा, तो ऑक्सीजन हो गई इसकी +4। N2O3 में देखो ऑक्सीजन का चार्ज -6 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, वो 2 नाइट्रोजन पे डिवाइड हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की आ गई इंडिविजुअल नाइट्रोजन की +3, ठीक है। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगा दो, डिक्रीजिंग पूछा है, क्या पूछा है, अच्छा इन्होंने कोई अच्छा ऑर्डर इन्होंने दे दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो NO2 सबके बाद में आएगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक सही है। इसके बाद में NO2 के बाद में N2O3 आएगा, क्योंकि इसकी +3 है ना, इसकी +4 है, इसकी +3 है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी सा है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऑक्सीजन का नंबर देख करके, नाइट्रोजन का नंबर देख करके आराम से निकाल सकते हो। अब इसके जो ऑक्साइड्स हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर का जो टॉपिक है वो, तो ऑक्साइड्स के लिए मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसकेवी कॉन्सेप्ट है वो, ये आप हमेशा ध्यान रखना, पी ब्लॉक के हर ग्रुप में यही अप्लाई होगा। व्हेन इसमें देखो जब भी आपको ऑक्साइड्स मिले और ये देखना हो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तब आप 2 रूल याद रखना। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और एलिमेंट डिफरेंट हो, देखो बात को समझो, एलिमेंट डिफरेंट हो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, जैसे ये है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है सबकी, +5 +5 +5, बात आपको समझ में आई है ना। इसमें आर्सेनिक Sb P4N2 मतलब फोस्फोरस और आपका नाइट्रोजन सबकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लेकिन एलिमेंट अलग है, देखो नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक और Sb। ऐसे केसेस में आपको ट्रिक होगी ये क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखो नाइट्रोजन से इधर Sb की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी गिर जाती है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, गिर जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो ऑर्डर हो गया आपका ये दिया हुआ ही है भाई, N2O5 की सबसे ज्यादा, फिर P4O10 की, फिर आर्सेनिक और फिर Sb का, ठीक है। यानी कि आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ये देखो यहाँ ऑक्साइड दिए हुए हैं, एक तरफ +3 वाले, एक तरफ +5 वाले, जो ऑक्साइड्स हैं वो ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड दिए हुए हैं। इनमें आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो En क्या हो जाएगी, En आपकी कम हो जाएगी, En कम हो जाएगी तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इनकी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब, जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो ऑक्साइड्स में लेकिन एलिमेंट क्या हो, अलग हो, तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्ले रोल करती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिसीजन होता है। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, जब ऑक्सीडेशन जब एलिमेंट तो सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, ये देखो नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट तो सेम है सारे नाइट्रोजन के हैं, देखो N2O NO N2O3 N2O4 ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिफरेंट है, जैसे यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। ऐसे केसेस में आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम है। तो आपको बात समझ में आ गई, ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ यदि एलिमेंट अलग अलग है ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिसीजन लोगे, ठीक है। और यदि आपका
एलिमेंट सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है वहां पर, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से डिसीजन लोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो आप समझ गए बात को। N2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। फिर आपका सबसे कम किसकी हो गई? N2O की। इवन N2 और NO तो न्यूट्रल एसिड है, एसिडिक ही नहीं है। देखो N2 और NO क्या है? न्यूट्रल एसिड है। आपको बात समझ में आ गई? नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ओके, केमिस्ट 2011 में यही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। भाई एसिडिक कौन सा सबसे ज्यादा है? अब यहाँ देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम है, +5 +5 +5, लेकिन क्या डिफरेंट है? यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है। तो एलिमेंट के केस में हमारा पहली वाली फॉर्मूला है वो काम आएगा। ईएन आपकी ज्यादा तो ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, तो ईएन किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की। इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। N2O5 का आंसर हमारा 1 था। 2018 में इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट एसिडिक। एसिडिक कौन नहीं है? अभी हमने एसिडिक का ऑर्डर बनाया था ना, तो जो अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, +5 इसकी है, +3 इसकी है, +4 इसकी है, +1 इसकी है। आप समझो बात को कि एलिमेंट सेम हो तो एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ बढ़ता जाता है, यानी कि N2O5 का सबसे ज्यादा होता है तो N2O का सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है यदि एसिडिक इनमें सबसे पहले कोई नहीं होगा तो N2O ही है। और वैसे हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि आपका NO और N2O क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि इनका एसिडिक जो बिहेवियर है वो सबसे कम होता है। आंसर आएगा हमारा N2O, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर। अब भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात होगी तो फास्फोरस के ऑक्साइड क्यों पीछे रहेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फास्फोरस के बेसिकली दो ऑक्साइड हैं, एक तो आपका है P4O10 जिसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है, सुन लीजिए। P4O10 कैसे? सबसे पहले आप फास्फोरस के जो एटम्स है ना, 4 P4O10 है ना, इनका एक इस तरह से ड्रॉ कीजिए इनको टेट्राहेड्रल में। अब ऑक्सीजन के लिंकेज बना दीजिए। देखिए ऐसे, एक दो फास्फोरस के बीच में, ये दूसरा लिंकेज, ये मैंने बनाया तीसरा, ये मैंने बनाया फोर्थ, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब एक 5वां लिंकेज और बनेगा, ये देखिए ऐसे करके इन आमने सामने वाले ऑक्सीजन फास्फोरस को लिंकेज करना है। ये देखो एक को मैंने कर दिया और अब दूसरे को कर रहा हूं, ये लीजिए। तो ये 6 ऑक्सीजन मैंने बना दिए। कितने ऑक्सीजन है भाई? 10 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन और बच गए। ये देखो 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 4 फास्फोरस है ना, इनके साथ आप 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए डबल बॉन्ड से, हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब इसने पूछा क्या है देख लो जरा, हाउ मेनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन। ब्रीजिंग ऑक्सीजन कितने? अरे भाई ब्रीजिंग ऑक्सीजन कितने हैं जरा देखते जाइए, मैं कहाँ कहाँ गोला कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ब्रीजिंग ऑक्सीजन गोला किया। ब्रीजिंग का मतलब समझ गए ना, दो फास्फोरस के बीच में 1 2 3 और 4, तो ये हो गया, 5वां ये और छठा ये, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर ब्रीजिंग ऑक्सीजन है। आंसर आएगा बी। ब्रीजिंग मतलब समझ गए ना, दो फास्फोरस के बीच में। फिर उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। अरे भाई सिग्मा बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अभी देख लेते हैं, इसमें कंट्रोल Z कर देते हैं, हमें ये वापस ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड देखिए, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, अब 2 इधर हो गया तो 2 इधर हो गया, 3 और 4। ठीक है, अब ये देखिए 6 ब्रीजिंग लिगेंड है ना, 6 ब्रीजिंग कितने हैं? ऑक्सीजन है, 6 ब्रीजिंग ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन से 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए। ठीक है, 12 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। और पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं आपके? 4 हैं, इनमें 4 सिग्मा बॉन्ड और हो गए, तो 12 और 4 कितने हो गए आपके? 16 सिग्मा बॉन्ड हो गए। आप इसकी स्ट्रक्चर बना करके चेक कर लीजिएगा, 16 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से P4O6 है, ये भी इसका एक ऑक्साइड है, P4O10 से छोटा ऑक्साइड है P4O6। इसमें इन्होंने P डबल बॉन्ड O के नंबर पूछे हैं। अब देखो P4O6 की स्ट्रक्चर याद करना काफी इजी है, क्यों? इसमें आपको जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना फास्फोरस के साथ, वो नहीं बनाना है, बाकी आप सब इसमें बाकी इसकी स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही है। तो फास्फोरस के ऑक्सीजन के साथ कितने डबल बॉन्ड हैं भाई? इसमें 6 ब्रीजिंग है तो 12 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ये लो 12 फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, क्योंकि इसमें ब्रीजिंग देखिए कितने हैं, है ना। ये देखो एक फास्फोरस 2 बॉन्ड बना रहा है ना। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों तरफ फास्फोरस के साथ में 6 ऑक्सीजन है तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कहाँ इसमें दिक्कत है? ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से P4O6 में जो क्या बोलते हैं PO बॉन्ड है, वो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा वो 12 है ना, क्योंकि 6 ब्रीजिंग ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है दोनों तरफ फास्फोरस के साथ में। तो अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं N2O3, N2O4, N2O5, इनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड किसमें है बोल करके, है ना, ये सेट इन्होंने दिया है। अब एक चीज आप यहां समझ लीजिए, नाइट्रोजन जो N2O5 है, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला,
इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें दो नाइट्रोजन के बीच में ये देखिए एक ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पर, है ना, ये देखिए। तो इस तरह से इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं होता। बाकी जितने भी यहाँ पर दो नाइट्रोजन वाले दिए हुए हैं, एक N2O3 एक N2O4, इन सब में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर N2O5 किस में नहीं है, हमें ये देखना है। इसमें है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये हमारा सही आंसर है N2O3 और N2O4। ये देखिए N2O4 की स्ट्रक्चर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, N2O3 की स्ट्रक्चर ये रही नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। इन दोनों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। इसके अलावा N2O5 में बॉन्ड नहीं है, क्योंकि आप समझ गए इसमें दो नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब 15th ग्रुप के एलिमेंट्स का जो कंपाउंड चल रहे हैं उसमें ऑक्साइड हमने देख लिए। अब हमारे सामने आ गए हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। इसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं। बेसिकली हाइड्राइड्स कौन से बनते हैं? आपके EH3 फॉर्मूले के बनते हैं। EH3 का मतलब नाइट्रोजन का NH3, फॉस्फोरस का PH3, ASH3, SBH3, Bi3, यानी कि इसके जो हाइड्राइड्स हैं वो। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर हैं। ऑर्डर नंबर 1 ले रहे हैं। ऑर्डर किसका है? बॉइलिंग पॉइंट का। देखिए बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? NH3 से BiH3 की तरफ जाते हैं हम लोग, तो इसमें मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। ठीक है, और ऐसा होता भी है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये जो इसका मतलब ये हुआ कि NH3 का सबसे कम होना चाहिए था और BiH3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, क्या, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। वो क्या हुई? NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है NH3 में, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे कम होना चाहिए था, यानी कि PH3 से भी कम होना चाहिए था, अब वो कहाँ आ गया? जो NH3 यहाँ होना चाहिए था वो NH3 सीधा उठ करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 ही नहीं ASH3 से भी ज्यादा हो गया, और ये बिल्कुल फिक्स बीच की पोजीशन में आ गया। ये देखो, दो इधर और दो इधर, बीच में कहाँ क्या आ गया आपका? NH3। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था सभी हाइड्राइड्स में, लेकिन ये PH3 और ASH3 से भी ज्यादा हो गया। ये ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है, याद रखना है आपको इसको। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। नंबर 2 जो ऑर्डर है हाइड्राइड्स का, वो है इनकी बेसिक नेचर का। देखिए बेसिक नेचर में पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके सभी हाइड्राइड्स में लोन पेयर होता है। ठीक है, ये देखिए लोन पेयर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, लोन पेयर बनाया हुआ है। लोन पेयर होता है, लोन पेयर ये इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ये लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये सारे लेविस बेस हैं। ठीक है, अब लेविस बेस में भी कौन अच्छा बेस है, कौन कम बेस है, कमजोर बेस है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट तो ये है कि NH3 सबसे अच्छा लेविस बेस है और SBH3 सबसे कमजोर लेविस बेस है। ऑर्डर आप देख सकते हैं, NH3 सबसे ज्यादा है, SBH3 सबसे कम है। रीजन इसका देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा रीजन क्या हुआ? ये देखिए, हम जब NH3 से BiH3 की तरफ जाते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो एलिमेंट की साइज देखिए बढ़ रही है। आप जानते हैं नाइट्रोजन सबसे छोटा होता है, Sb सबसे बड़ा है। ठीक है, तो एलिमेंट की साइज क्या है? बढ़ रही है। एलिमेंट की साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है सब में वैलेंस शेल में। ठीक है, N2 Np3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन से लेकर नहीं, इसके 15 ग्रुप का। तो सब में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की साइज देखिए छोटी है, इसकी छोटी साइज पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस की साइज इससे बड़ी है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पे आपके हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा हुई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में ज्यादा हुई। ठीक है, फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो गई सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी भी कम हो गई। यानी कि लोन पेयर जो है सारे एलिमेंट्स पर, वो उसको शेयर करने की टेंडेंसी भी कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और लोन पेयर को शेयर करने की टेंडेंसी कम हो गई। तो इधर से इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर भी क्या हो गई? कम हो गई। आप बात को आपको समझ में आ गया होगा कि NH3 सबसे अच्छा लेविस बेस क्यों है ना?
क्यों है? क्योंकि इस पे साइज सबसे छोटी होती है, अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो लोन पेयर ये अपना बहुत इजीली शेयर करता है। तो नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होने की वजह से नाइट्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बहुत इजीली शेयर करता है, इसलिए इसकी जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज्यादा होती है और ये सबसे अच्छा लेविस बेस है। कौन? NH3। और ऑर्डर आपके सामने है, NH3 से बाकी जो ऑर्डर है वो गिरता चला जाएगा ग्रुप में, ठीक है। जो थर्ड नंबर का ऑर्डर है वो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी में देखो, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है NH3 वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि अभी जो आपने ऑर्डर देखा था कौन सा, बेसिक नेचर का, ये वही ऑर्डर है। बेसिक नेचर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी में देख लो, इधर से इधर गए, NH3 से SbH3 की तरफ गए तो साइज क्या हुई? एलिमेंट की साइज क्या हुई? इंक्रीज हुई। एलिमेंट की साइज इंक्रीज हुई तो जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, कौन कौन से बॉन्ड की? EH बॉन्ड की, वो बॉन्ड लेंथ भी क्या हुई? वो भी इंक्रीज हुई। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई तो EH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बॉन्ड कमजोर हो गया ना, बॉन्ड लंबा हो गया तो बॉन्ड कमजोर हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो भाई स्टेबिलिटी भी तो डिक्रीज हो गई ना, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही जो मॉलिक्यूल है उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आप बात को समझ गए। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक एनालॉजी बनाई हुई है, ये नाइट्रोजन NH के बीच में बॉन्ड है, ये PH के बीच में बॉन्ड है, ये ASH के बीच में बॉन्ड है। आप देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नाइट्रोजन की साइज सबसे छोटी है, फिर फॉस्फोरस, फिर AS उससे भी बड़ा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये जो एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड वीक हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है और SbH3 सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। बेसिक नेचर भी NH3 की सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे अच्छा लेविस बेस है NH3 नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होने की वजह से। जो फोर्थ ऑर्डर है वो है आपका रिड्यूसिंग नेचर का। देखो रिड्यूसिंग नेचर समझ लो। रिड्यूसिंग नेचर, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो हाइड्रोजन इजीली दे देता है। ये सब हाइड्राइड्स है ना, तो हाइड्रोजन ये अपना इजीली दे देते हैं, इसलिए जो अपना हाइड्रोजन इजीली देगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था ऊपर वाले ऑर्डर में कि स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी है? सबसे कम स्टेबल है आपका SbH3, यानी कि इसमें SB और H जो बॉन्ड है वो सबसे कम स्टेबल है, वो वीक बॉन्ड है क्योंकि सबसे लंबा है, वो बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। SB की साइज सबसे बड़ी है इसलिए। तो ये जो SbH3 है ये अपने हाइड्रोजन बहुत इजीली रिलीज कर सकता है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो वीक है, ये सबसे कम स्टेबल है। जो सबसे कम स्टेबल है वही हाइड्रोजन को इजीली रिलीज कर सकता है, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है उसका बिल्कुल उल्टा है। NH3 जो सबसे ज्यादा स्टेबल है अपने हाइड्रोजन्स को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। N और H का जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा, तो ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, वीक रिड्यूसिंग नेचर है इसकी, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर NH3 की सबसे कम है, SbH3 की सबसे ज्यादा है। अब 3 ऑर्डर और देख लेते हैं, एक 5, एक 6 और 7 नंबर के ऑर्डर। सबसे ऊपर वाला है बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ तो आप जानते हो, एलिमेंट की साइज इधर से इधर बढ़ती चली जाएगी तो एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। SbH3 में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है। आप जानते हो बॉन्ड जितना लंबा होता है उतना ही वीक होता है, तो इधर से इधर जा रहे हैं, बॉन्ड लंबा हो रहा है तो बॉन्ड क्या हो रहा है? वीक भी हो रहा है, इसलिए SbH3 में जो SbH3 एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा ASH3 में बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है ना। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, SbH3 की बॉन्ड एनर्जी ASH3 से ज्यादा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑर्डर एकदम ओके है। इधर से इधर NH3 से इधर जाने पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। बॉन्ड एंगल वाला इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, सुन लो जरा। बॉन्ड एंगल क्या होता है देख लो जरा। यदि हाइड्राइड्स है यहाँ पर, सेंट्रल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, इसको ध्यान रखना हमेशा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाता है। तो अब इधर से इधर हम जा रहे हैं नाइट्रोजन से Sb की तरफ, तो यहाँ पर साइज बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, NH3 में ये जो बॉन्ड है ये 107.5 है, PH3 में ये जो बॉन्ड है वो केवल 93 है। देखिए कितना डिक्रीज हो गया NH3 से PH3 तक आने में ही, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी
है ना। तो ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ये इफेक्टिव कब होता है? जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। तो pH 3 में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और साइज बड़ी है, इसलिए ये लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा इफेक्टिव है किसमें? pH 3 में। किसके कंपेरिजन में? NH3 के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि NH3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और pH 3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और साइज ज्यादा है फॉस्फोरस की, सॉरी। ठीक है, जूनियर केमिस्ट GW2 2011 का ये क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। किसका? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है तो सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर NH3 की सबसे ज्यादा है, इसलिए इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, तो आपका बॉन्ड एंगल है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 3 नंबर आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमने क्रम किया है ये। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड विच वन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। भाई लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं NH3 से SbH3 की तरफ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, लेकिन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं है, सबसे कम हो जाता है pH 3 का, और NH3 का तो इवन pH 3 से ही नहीं SH 3 से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद है। इसके बाद ASH3 और जो सबसे कम होना चाहिए था NH3 वो अब आता है, और इसके बाद आपका SB और BiH3 आता है ना। तो NH3 जो सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, वो आगे चला गया, इसलिए फॉस्फोरस pH 3 देखो सबसे कम हो गया। ये सबसे मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने कहा है सबसे कम किसका है। जनरली हम लोग NH3 लगा देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका ज्यादा हो गया, pH 3 का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है? अभी तो मैंने बताया था आपको कि सेंट्रल एटम की यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है? यहाँ पर NCl3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा तो इसमें होगा। इन्होंने पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम तो भाई SB है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सबसे कम है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी उसमें SbCl3 में सबसे कम होगा। आंसर यहाँ पर हमारा C है। ठीक है, ये तो हुई बात सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। यदि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में चेंज हो, ये देखो सेंट्रल एटम तो फॉस्फोरस सबसे सेम है, सब में सेम है, लेकिन जो सराउंडिंग एटम है फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। सराउंडिंग एटम से रिलेटेड क्या रूल है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये देखो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ये देखो PF3 में F फ्लोरीन क्या है? सराउंडिंग एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम है। यानी कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो रूल है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपको कभी भी पूछा जा सकता है। अब फॉस्फोरस का एक कंपाउंड है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इससे नीट 2019 में इसका सवाल पूछा गया कि इससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखो इनकरेक्ट क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें 3 करेक्ट स्टेटमेंट सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है 3 इक्वाटोरियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 विद ईच अदर। ये बात एकदम सही है। इक्वाटोरियल बॉन्ड कौन से हैं? देखो ये मैं जहां गोला कर रहा हूं वो आपके इक्वाटोरियल बॉन्ड है, और जहां EX जहां पर AX लिख रहा हूं वो आपके एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, अब इक्वाटोरियल के बीच में ये देखो 120 का बॉन्ड एंगल है, तो ये बात तो सही है। 2 एक्सियल बॉन्ड ये बनाते हैं 180 का एंगल। ये देखो एक्सियल एक्सियल के बीच में ये 120 का एंगल है, ये सॉरी 180 का एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एक्सियल PCl5 के बीच में 180 का एंगल। एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वाटोरियल PCl बॉन्ड्स। ये बात एकदम सही है कि ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है, जहां मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लंबे होते हैं किनसे? इक्वाटोरियल बॉन्ड से। जहां मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हैं, 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड होते हैं, 2 PCl एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये देखो जहां मैं लोन पेयर अभी बना रहा हूं, ये 3 लोन पेयर इक्वाटोरियल में है, ये इस बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। देखो इसलिए ये बॉन्ड है ना लंबा हो जाता है, कौन सा? एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से PCl5 में एक्सियल बॉन्ड होते हैं लंबे और ये होते हैं बेचारे छोटे। स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बना सकते हैं, ये देखो ये लंबे हैं,
एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, नहीं भाई नॉन रिएक्टिव क्यों, अच्छा खासा रिएक्टिव है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, ये डी स्टेटमेंट गलत था। 3 स्टेटमेंट सही हमने लर्न कर लिए। PCl5 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि PCl5 सॉलिड स्टेट में PCl5 में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ गैस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में ये PCl5 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यदि आप सॉलिड स्टेट में PCl5 लेंगे तो उसमें PCl5 मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, 2 PCl5 आपस में Cl माइनस का एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे एक बन जाता है PCl4 प्लस और एक बन गया PCl6 माइनस। PCl4 प्लस की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, PCl6 की माइनस की स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि PCl5 सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयनिक फॉर्म का मतलब एक कैटायन एक एनायन, ये देखो ये PCl4 प्लस कैटायन, PCl6 माइनस एनायन, ठीक है। आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपका जो कैटायन है वो PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल होता है और ये ऑक्टाहेड्रल होता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपकी जो PCl5 की स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल उससे ज्यादा स्टेबल होती है। कौन, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इसलिए ये ऐसा हुआ। सॉलिड स्टेट में एक Cl माइनस का ट्रांसफर हुआ, एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया और सॉलिड में आयनिक फॉर्म में होता है कौन, PCl5। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्रमोटर, हेबर्स प्रोसेस। देखो भाई अमोनिया बनाने का जो हेबर्स प्रोसेस है उसमें कैटलिस्ट तो आप Fe यूज करते हैं, Fe के लिए प्रमोटर कौन यूज होता है, प्रमोटर मोलिब्डेनम यूज होता है, याद रखना। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ACF में आ चुका है। ACF 2018 में एक और आया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोस्फीन PH3 के बारे में इनकरेक्ट। देखो भाई इसकी जो स्मेल होती है वो रोटन फिश की स्मेल होती है, ये बात एकदम सही है। ये NH3 से कम बेसिक है, ये आपने अभी देखा है कि NH3 सबसे अच्छा बेस है नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होने की वजह से, और PH3 से कम और ASH3 उससे कम, SB फिर BI ये हम देख चुके हैं, ये भी एकदम सही है। इट हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये बात सही है, NH3 की भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, 3 हाइड्रोजन इस तरह से और एक लोन पेयर इस तरह से। सेम केस फास्फोरस का है, इसकी भी क्या होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, कोई बात नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, देखो इट डज नॉट पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये गलत है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, हमने अभी अभी देखा है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, इवन इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी NH3 से ज्यादा होती है क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन इजीली रिलीज कर सकता है क्योंकि पीएच बॉन्ड NH बॉन्ड से कम स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए डू नॉट पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये गलत स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है वही सही आंसर है क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से उठाया हुआ है, नीट 2018 का है। नाइट्रोजन गैस किससे प्रोड्यूस नहीं होती है, डज नॉट, तो वो अमोनियम सल्फेट से नहीं होती है, बाकी सबसे होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप किसकी नहीं होती है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। SiH 3 होल थ्राइस नाइट्रोजन, यानी कि ये हमारा ट्राइसेलिल एमीन है, इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, आपको याद आ रहा होगा, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है और सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच में डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है। तो डज नॉट पिरामिडल, इसी की भाई पिरामिडल नहीं होती, यही इसका आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ओके, तो पार्ट 1 में इतना ही करना है क्या, यस पार्ट 1 में, बाकी हम पार्ट 2 में करेंगे। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।